नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और जो नंबर्स हैं लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और कार्यक्रम के दौरान आप इन नंबर पर डायल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ में मैं आज की बात, जो हमारा कार्यक्रम है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूं कि हमारे ही प्रदेश की एक लघु फिल्म घोड़ी पे होके सवार दादा साहेब फाल्के के लिए नॉमिनेट हुई है, टॉप 10 में आई है। और उसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे उसी फिल्म के प्रोड्यूसर और को स्टार। उनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि नमस्कार एमपी में जब भी हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का, तो तिथि पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। दिन है गुरुवार। तारीख है 30 मार्च 2023। इसी के साथ में हम जानते हैं कि हमारा अगला सेगमेंट जो होता है, उसमें हम पन्नों को पलटाते हैं पीछे की तरफ और ध्यान देते हैं क्या कुछ आज के दिन घटित हुआ था इतिहास में। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर। 1842 की अगर मैं बात करती हूँ तो बेहोशी की दवा के रूप में ईथर का पहली बार आज ही के दिन इस्तेमाल हुआ था। 1950 आज के दिन मर्रे हिल ने फोटो ट्रांजिस्टर का आविष्कार भी हुआ था। दर्शकों, हम जानते हैं कि जिस तरीके से इतिहास बयां करता है बहुत सारी उपलब्धियों को, वैसे ही विचार जो हम सजोते हैं आज, वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को हम सब बहुत फॉलो करते हैं। उनके जो भी विचार होते हैं, अगर हम अपने जीवन शैली में उसको उतार लेते हैं तो जीवन हमारा सार्थक होता सा नज़र आता है और हर वो सच्चाई, हर वो कठिनाइयों को भी हम पार कर पाते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कुछ खास कहा है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पे आती है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है, वर्तमान का निर्माण होता है। और कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हम अपने विचारों पे थोड़ा भी नज़र डालते हैं कि हमने क्या सोचा? शायद हम सोच ही गलत रहे, इसलिए हमारे साथ गलत होता है। तो आज से इस बात का आप संकल्प लेंगे कि हम अपने विचार को पॉजिटिव रखेंगे ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो सके। हम आज की बात में बातचीत करें उससे पहले मैं आपको दादा साहेब फाल्के के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुचर्चित हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा हरिश्चंद्र नाम की जो मूवी थी, सबसे पहले उन्हीं के द्वारा हमारे सामने आई थी। और हम सब हरिश्चंद्र जी को तो जानते हैं, सच्चाई के लिए उनको हमेशा हम याद करते हैं और कहा भी जाता है कि हरिश्चंद्र हो गया। और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि दादा साहेब फाल्के वो महापुरुष हैं जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने अपनी कलाकार के साथ साथ अपनी एजुकेशन पूरी करी थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात भी मैं आपको बताऊँगी कि वो एक जादूगर के भी शौकिया तौर पे अपनी शौकिया दिखाते थे कि जादूगर की तरफ भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। और एक बात जो उनको बहुत अलग करती थी, वो उनका जो व्यवहार था लोगों के प्रति, वो बहुत ख़ास था, बहुत विनम्र थे। और इसी के साथ में फ़ोटोग्राफ़ी का भी बहुत शौक़ रखते थे। वो जहाँ भी जाते थे फ़ोटोग्राफ़ी उनके संग्रह में हमेशा रहती थी। ये उन्हें बहुत अलग बनाती थी। और इसी के साथ में जो उनका अपने लोगों के साथ में जो उनके सह कलाकार होते थे, जो साथ में उनके काम करते थे, उनके साथ में भी उनका जो व्यवहार रहता था बहुत ही विनम्र रहता था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी हम लोगों ने अवार्ड फिल्म उद्योग में किया गया, और जो कि आज जो हम बातचीत कर रहे हैं घोड़ी पे होके सवार, उस पर टॉप 10 में ये फिल्म आई है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं भूपेश वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं।
हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। और इसी के साथ में हमारे बीच हैं सुनीता शरण जी, जो कि कलाकार सह अभिनेत्री हैं इस फिल्म घोड़ी पे होके सवार। और मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा हो गया है भूपेश जी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। सुनीता जी के बारे में बोलूँगी कि 2 दशक से ज़्यादा हो गया है वो रेडियो में काम करती आ रही हैं। और इसी के साथ में बहुत सारे थिएटर में भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारी मूवीज़ में भी उन्होंने निर्देश भी किया है, काम भी किया है। और इसी के साथ में हम और भी उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर कि और क्या रहा है। और भूपेश जी से भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से घोड़ी पे होके सवार जो फिल्म है हमारे बीच में, हमारे प्रदेश की जो फिल्म है, उसमें क्या कुछ खास है। भूपेश जी, जैसे कि हमने आपकी फ़िल्म के बारे में, घोड़ी पे होके सवार के बारे में बहुत पढ़ा है न्यूज़पेपर में, लेकिन आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आपसे रूबरू होकर बातचीत कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दादा साहेब फाल्के के लिए टॉप 10 में नॉमिनेट है आपकी फ़िल्म। और इसी के साथ में मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की ये फ़िल्म है। देखिए, ये ऐसी फिल्म है जो एक नॉर्मल आदमी भी रिलेट कर सकता है अपने आप को। ये एक बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की फ़िल्म है, जिसमें एक कपल के बारे में बताया गया है। जो एक ज़िद पे एक फ़िल्म है कि हमें घोड़ी पे बैठ के जाना है, और वो घोड़ी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी कॉमेडी सटायर है, आप बिल्कुल देखिएगा इसे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, इसका पर्पस क्या था? देखिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट था इसका पर्पस, और कुछ नहीं था। इस फिल्म को बनाने का पर्पस सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट था, मतलब ना ही किसी व्यक्ति विशेष को देख के बनाई गई है ये फिल्म। सिर्फ एंटरटेनमेंट ही पर्पस था इसका। बिल्कुल। सुनीता जी, अगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ रेडियो के माध्यम से तो बहुत लोगों तक पहुंची है। अभी आपने जिस तरीके से आप फिल्म में भी आपने जो एंट्री यहाँ पे ली है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में सबसे पहले जानूंगी, फिर आपके बारे में और बातचीत करेंगे। जी, तो मैं सबसे पहले रामनवमी पर्व की अपने पूरी दूरदर्शन की टीम को बधाई दूंगी, और साथ ही हमारे जितने भी कलाकार हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, इस फिल्म से जुड़े हुए, उनको इस माध्यम से, इस मंच से, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है, इस मंच से मैं बधाई देना चाहूँगी। और फिर आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगी कि ये जो आपने पूछा कि मुझे इसकी प्रेरणा या इसका शुरुआत मेरी कहाँ से हुई, तो ये भी बताना चाहेंगे हम आपको कि हम लोग चूँकि बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब आप किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो आपको आगे जाने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो वो संघर्ष मैंने झेला है, पर उस संघर्ष को झेलते हुए मैं आगे बढ़ी, और मैंने आकाशवाणी से शुरुआत की। और मेरा कहना चाहिए कि माँ बाप का आशीर्वाद कहिए आप, हमारे माता पिता का, या हमारे साथ जो भी हमारी फैमिली है उसका सहयोग कहिए, कि मुझे जो मार्गदर्शक के रूप में मिले श्री योगेश त्रिपाठी जी, उनके साथ मेरी ये जर्नी जो है वो शुरू हुई। और उनका जो मार्गदर्शन रहा, उनकी जो प्रेरणा रही, प्रोत्साहन रही, वो बिल्कुल ऐसा रहा जैसे किसी अभिभावक की तरह, है ना, जिसने मुझे बहुत सहयोग किया। और उनके साथ जब भी कोई फिल्म की, या उनके साथ जब भी कोई नाटक या धारावाहिक किया, तो उन्होंने हमेशा ये सोच के मुझे उसमें रोल दिए कि ये रोल है और ये आपको ही करना है। चाहे उस समय मेरी उम्र 20-22 साल की थी, मुझे चाहे 80 साल की वृद्ध महिला का या जीर्ण शीर्ण महिला का रोल करना हो, पर उनमें भी एक परख थी कि ये काम कौन कर सकता है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते थे, बहुत सारे कलाकार होते थे, लेकिन उनमें चुनते थे वो कि इनको लेना। तो ये मुझे मिला, और इस फिल्म के दौरान भी मेरा अनुभव ये रहा कि जब हमारे प्रोड्यूसर भूपेश जी आए और ये ऑडिशन चल रहा था, वो तो आपको बताएंगे कि कैसा ऑडिशन था। तो उस ऑडिशन के दौरान मतलब चूँकि भूपेश जी को जान पहचान हमारी नहीं थी, हम इनको बिल्कुल नहीं जानते थे, पहली बार हमने इनको वहाँ देखा था। और तो इनकी जो नज़र थी, मैंने ये देखा कि ये बड़ी बारीकी से मतलब देख रहे थे कि कौन सा रोल है, कैसे ये निभा रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, कैसे, ये इनकी नज़र से मुझे पता चल गया था। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं मुझे ही मतलब ये चुनेंगे या मुझे ही लेंगे। मेरा मतलब ये था कि मुझे अपना काम करना है ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, और फिर जिसका फल मुझे
प्राप्त हुआ आपके सामने है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने जो बोला कि आप जब हारे नहीं, मतलब आप लगातार प्रयास करते रहे, आपने ये नहीं सोचा कि मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे बार बार अपने आप को वो नहीं करना है, साबित नहीं करना, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ भी ऑडिशन के लिए आपको आप जाते चले गए। बिल्कुल। यहाँ पे भूपेश जी, क्योंकि आपने यहाँ पे जिक्र किया, यहाँ पे सुनीता जी भी जिक्र कर रही हैं कि बुंदेली भाषा का इसमें खासा प्रयोग किया गया है। जी, बुंदेली ही क्यों? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ। जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बुंदेलखंड में शायद फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पे जो कंटेंट है उस लेवल का नहीं बनता है। और जबकि बुंदेलखंड में जितना कंटेंट मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कहीं नहीं होगा अगर देखा जाए तो, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो हमने जब ये स्टोरी लिखी गई थी, श्री आकाश नंदानी जी हैं जो उसके स्टोरी जिन्होंने लिखी है, जो डायरेक्टर भी हैं, जब ये स्टोरी लेके मेरे पास आए थे और जब उन्होंने मुझे नरेट किया तो साक्षात पूरी फिल्म मेरे सामने आ गई थी कि ये फिल्म कैसी है, और वो सिर्फ बुंदेलखंड में ही रिलेट कर रही थी, इसलिए हमने उसका सब्जेक्ट बुंदेलखंड ही रखा है। जी बिल्कुल, और भी हम बातचीत करेंगे आपसे। उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, दमोह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। और श्रीमान को मेरा नमस्कार, और मैं उनका आभारी हूँ कि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ। आपने बुंदेलखंड पर फिल्म बनाई, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी फिल्म में जो बुंदेलखंड की कुरीतियाँ हैं, ऊंच नीची भाव की, उन कुरीतियों पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। यहाँ की बोली जो मीठी बोली है, ये आपको भली भांति परिचित होंगे कि कैसे लोग हैं यहाँ के, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। बिल्कुल महेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। और जैसे आपने कुरीतियों की बात करी तो मुझे लगता है कि वो तो सभी में रहता है, बस एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। हालांकि भूपेश जी, आप प्रश्न ये आपसे है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या नाम बताया था इनका? महेंद्र पटेल। महेंद्र जी नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस फिल्म का उद्देश्य हमारा किसी भी जाति विशेष को लेकर नहीं था। इस फिल्म बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट था, तो आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आई है कि एंटरटेनमेंट पर्पस था। और मुझे लगता है कि हम जो भी फिल्म बनाते हैं उसमें लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आपने भी किया यहाँ पे। जी, अगर मैं सुनीता जी आपसे भी बात करूं, क्योंकि बुंदेली में बात चल रही है, बुंदेली में फिल्म, आपको बुंदेली आती थी भाषा? मैं सच कहूँ तो बुंदेली क्षेत्र से मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरे फादर जो हैं वो टीकमगढ़ से थे। तो हमारे घर में बचपन में वैसे तो खड़ी भाषा में ही बात होती थी, लेकिन कभी कभी बुंदेली का थोड़ा पुट आ जाता था बीच में, जब हमारे मदर फादर आपस में बात करते थे। तो एक तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, लेकिन मेरा बहुत लंबा समय गुजरा है बघेलखंड। मैं बघेलखंड रीवा से हूँ चूँकि, तो बघेलखंड से जो बघेली भाषा है उसमें मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैं एंकर रही हूँ, कंपेयर रही हूँ चौपाल कार्यक्रम की। तो और मैंने बोली को कभी ये सोच के नहीं लिया कि नहीं ये बुंदेली है या बघेली है, या मुझे इसमें नहीं, या भोजपुरी है तो मुझे इसमें नहीं जाना। और संयोग से मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ उसमें भोजपुरी, मेरे मतलब इन लॉज जो हैं वो मिर्ज़ापुर यूपी से हैं। तो सबका मिला जुला समावेश, समावेश। और मुझे शुरू से बोलियों को, तरह तरह की बोलियों को बोलने का बहुत शौक रहा है। जैसे जनरल होता क्या है कि जब आपके घर में जैसे सब्जी वाला आया, सामान्य सी बात है, दूध वाला आया, तो जनरल सी घर के लोग जो हैं वो यदि अपनी बोली में बोल रहे हैं तो वो उनसे खड़ी भाषा में बोलेंगे, हैं। लेकिन मेरा क्या रहा कि यदि वो मुझसे जिस बोली में बात कर रहा है, मैं हमेशा उसी बोली में उससे बात करती थी और जवाब देती थी। तो उसका बेनिफिट मुझे कहना चाहिए, उसका बहुत सारा जो है निचोड़ इस फिल्म में देखने वैसे भी कलाकार अपने आप को ऐसे ही अलग करता है सबसे। जी जी, वो हर चीज़ में पानी की तरह अपने आप को ढाल लेता है। भूपेश जी, कितने गाने हैं आपकी फिल्म में? जी, कुल मिला के 4 गाने हैं हमारी फिल्म में, और चारों गाने काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। जी, काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि आपने बोला आपकी फिल्मों में 4 गाने हैं, तो आइए उसमें से एक गाना हम तमाम दर्शकों को भी सुनाते हैं। जी। मान गए बाई मान गई, दादा मान गए बाई मान गई, मन की हमारी तुम जानो, हाँ तुम जानो, हाँ तुम जानो, पिंकी हमारी बात मानो, दादा मान गए बाई मान गई, मन की हमारी तुम जानो, हाँ तुम जानो, हाँ तुम जानो,
पिंकी हमारी बात मानो। हाँ गदा गदैया घोड़ा घोड़ी जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, जिद पकड़ के बैठी मोड़ी। ढोल लगाड़े खूब बजाहे लेकिन बरतिया पैदल लाहे, लेकिन बरतिया पैदल लाहे। कक्का मान गए काकी मान गई, कक्का मान गए काकी मान गई। मन की हमारी तुम जानो, हाँ तुम जानो, हाँ तुम जानो, पिंकी हमारी बात मानो। वाह, वाकई जैसे कि आपने बताया कि फ़िल्म जो है सबसे कनेक्ट करती है। जो मैंने तो पूरी फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन ज़रूर मैं देखूंगी इसको। लेकिन जो मैंने गाने की जितनी क्लिपिंग देखी वो वाकई इस बात को दर्शाती है कि ये वाकई ही लोगों को उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। बहुत अच्छा लगा इस गाने को देखकर, और मुझे लग रहा है तमाम दर्शक ने इस गाने को जैसे ही सुना होगा तो उनके मन में भाव आ गए होंगे। इस फिल्म को हम ज़रूर देखेंगे जिसने नहीं देखे। जी जी। भूपेश जी, जी, क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है, क्या आपने जब इस कहानी को सुना, आपने प्रोड्यूस किया जी, तब आपको ऐसा कुछ था जहन में कि ये फाल्के तक जा पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। हमने ये सोच के, मतलब ये सोचा भी नहीं था कि ये दादा साहब फाल्के के लिए चली जाएगी। अचानक एक दिन दादा साहब फाल्के एक्चुअली जो अवार्ड है वो अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते हैं ये चीज़ को, तो हम लोग कभी कभी देखते थे शायद आ जाए, होगी, मतलब कुछ 10-12 दिन पहले हमने अचानक देखा और हमारी फिल्म उसके अंदर अपडेट थी। काफ़ी खुशी हुई, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि दादा साहब फाल्के के लिए हमारी फिल्म जाएगी। उसमें सारे कलाकारों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने इतना मतलब सपोर्ट किया और काम किया अपना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके लिए ही नहीं, मैं बोलूँगी हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि प्रदेश से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है ज़रूर जानेंगे कि मध्य प्रदेश से ये कैसे कनेक्टेड है ये फिल्म। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुनीता जी कि जिस तरीके से आप इतने सालों से आपकी जर्नी जो रही है, आप कहीं ना कहीं रेडियो से कनेक्टेड रहे, थिएटर से कनेक्टेड रहे, बहुत सारे आपने धारावाहिक भी आपने बताया कि प्ले करे थे। अभी जैसे फिल्मों में आपने एंट्री ली भूपेश जी से और बाकी जो आपके कलाकार रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा? क्या नया आपको लगा कि जो आपने पहले नहीं सीखा वो आपने फिल्म में आके सीखा? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, ये आपके लिए काम को बेहतर करने में बहुत मदद करता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे भूपेश जी हैं, इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की है, इनका इतना काम था कि ये आते थे और सारी चीज़ें बारीकी से एक बार देखना, कहाँ कैमरा है, कहाँ ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है कि नहीं, लंच तैयार है कि नहीं है, सारे आर्टिस्ट किस तरह से हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये काम सारा भूपेश जी देखते थे। हमारे निर्देशक हैं जो वो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, और कहना चाहिए कि टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो हमारे गुड्डू मेन लीड हैं जो वो हैं, भूपेश जी तो हैं ही हैं, आकाश निंदाड़े जी हैं जो वो जब निर्देशित करते थे तो उनके चेहरे पे मैं देखती थी जरा सा भी आक्रोश, जरा से भी गुस्सा नहीं होता था, और एक ही चीज़ को कई बार बताने में वो गुरेज नहीं करते थे। जैसे कि ये फिल्म जब बन रही थी तो कड़ाके की ठंड थी, बताना चाहिए बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और उस कड़ाके की ठंड में हमारे जितने भी मेंबर थे फिल्म से जुड़े हुए, चाहे वो हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही हो, चाहे वो हमारी मेकअप आर्टिस्ट रही हो, चाहे वो हमारे साथ के काम करने वाले कोई स्टार रहे हों, सब मतलब ये सोच के नहीं बैठते थे कि अरे इतनी ठंड है, अरे अब कैसे निकले बाहर, ये नहीं, ठंड है, मुंह से भाप निकल रही है, बिल्कुल हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है, लेकिन भूपेश जी अपने समय से पहुंच जाते थे, बाकी मेंबर्स भी अपने समय से जो भी काम जिसको करना है वो अपने समय से कर लेता था उस काम को। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरा शूट चल रहा था उस समय अंगीठी रखी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी थी वो दृश्य के हिसाब से। उसमें आग जल रही थी और उस आग का धुआं और राख जो उठती है, क्योंकि कई रीटेक होते हैं जब हम काम करते हैं, तो
उस दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पूरे हमारे जो कैमरामैन हैं उनको भी, हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करना कि जो आर्टिस्ट काम कर रहा है उसको जरा सा भी मेंटली प्रेशर ना आए कि हम ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करें। तो ये चीज़, और जैसे बीच में एक दो बार कई बार टोका कि नहीं आप जल्दी चल रही हैं, आपको धीरे से चलना है, या आपको साइड में कम्बल रखने का एक सीन था, साइड में कम्बल रखना। तो मैं ये देखती थी कि यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ है तो हमारे जो निर्देशक महोदय हैं वो बड़े आराम से आते थे और साइड में मुझे ले जाके बोलते थे कि मैडम वो जो आप आ रही थी ना उसको थोड़ा सा आप और स्लो मोशन में करेंगी तो बहुत अच्छा आएगा। ये चीज़ें मुझे उस समय नहीं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही मतलब मायने रखती हैं एक फिल्म को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ जो दीपक राय जी थे जिन्होंने मेरे पति का रोल किया है, तो जाहिर सी बात है जब हम ऐसे अभिनय करते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी असहज सा महसूस करते हैं, लेकिन दीपक राय जी थे, उन्होंने इतना सहज मुझे मतलब महसूस कराया कि नहीं नहीं आप तो कर सकते हो, आप कर सकते हो। मेरा बेटा जो है गुड्डू जिसने रोल किया है उसने ऐसा मतलब मुझे महसूस कराया कि जैसे मैं उसकी वाकई में उसकी माँ हूँ और वो मेरा बेटा है। अरे तो ये आपके मतलब काम करने की बेहतरी को और ज़्यादा बेहतर बना देती हैं ये सारी चीज़ें जो। बिल्कुल भूपेश जी, जब आपने चयन किया सुनीता जी का उस पर्टिकुलर सीन था या जो भी आपका रोल था उसके लिए, तो आपने क्या खास देखा इनमें, क्या आपको लगा कि ये उसके लिए परफेक्ट है? मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली जब गुड्डू जो कैरेक्टर है हमारे जैकी भावसार जी, वो उनकी माँ के लिए हमें कास्टिंग करनी थी कि एक उनकी माँ के लिए एक रोल चाहिए। तो हमने करीब 300 लोगों की कास्टिंग की, 1 महीना लगा इस चीज़ के लिए। और मुझे सुनीता जी का एक चीज़ इंसिडेंट याद है कि इनकी ऑडिशन चल रहा था और मैं सीसीटीवी में देख रहा था, मैं अपने ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी में देख रहा था। तो जैसे ही मैंने इनका जो इनको डायलॉग्स दिए इन्होंने बोले, मैं फ़ौरन एकदम रूम में गया और वहीं डन कर दिया। मतलब उसके बाद सेकंड तो कोई दूसरी बात ही नहीं हुई। मतलब इतने दिन से ऑडिशन चल रहे थे। क्या देखा था आपने? क्योंकि ये जो एक्ट कर रही थी ये बिल्कुल नेचुरल डिलीवर कर रही थी। और बाकी ऐसा नहीं बोलूँगा कि बाकी कलाकार बेकार कर रहे थे, हो सकता है हम उनको अच्छे से बता नहीं पाए हों चीज़ें, इन्होंने जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। बट यही था कि इनका एक ही बार में ऑडिशन सिलेक्ट हो गया और काफ़ी अच्छा किया आपने। जैसे अगर आप देखिएगा फिल्म आपको पता चलेगा इसका कैरेक्टर। भूपेश जी, कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने में? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को बनाने में हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम लगा। हमने 10 दिन के अंदर सबने रात दिन मेहनत करी है, सुबह से लेकर रात तक। मेरे ख्याल से सुनीता जी आपको पता होगा शायद 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात को हमने शूट किया है और लग के हमने 10 दिन तक मेहनत की और 10 दिन में हमने ये फिल्म कंप्लीट करी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला इतनी मेहनत के बाद इतनी सफल, उसका हमको बोलना चाहिए फल भी मिला जी। आप नॉमिनेट हुए दादा साहेब फाल्के के लिए। सुनीता जी का भी बहुत बड़ा सफ़र रहा। आज वो एक फिल्म में बतौर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन उससे पहले का भी जो संघर्ष रहा, जो उनका सफ़र रहा, वो भी हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर। औरत भी चुनाव लड़ रही है कह रहा था माता दिन वोट बंटवाएगा। तो तुमने क्या कहा? अरे हमने क्या कहा? हमने कहा हम मालिक की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, जैसा मालिक कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कब है चुनाव? ये हमको नहीं मालूम, मालिक जानते। सुनो, हम चुनाव जीत जाएंगे ना? अरे ये भी हम नहीं जानते, ये भी मालिक जानते। अरे तू टेंशन ना ले, बस तू चुनाव लड़ने की तैयारी कर बस। चुनाव तो हम का हमने देखा जो आपने किया सब कुछ, लेकिन मैं इस फिल्म की बात करूं तो कोई ऐसा डायलॉग जो आप अभी तमाम दर्शकों को और हमको सुनाना चाहेंगे जो बहुत क्लोज हो आपसे? जी, ये मेरा जो अभिनय था वो ये था कि मुझे अपने बेटे के लिए अपने पति को कन्विंस करना है कि वो उसे घोड़ी पे बारात ले जाने के लिए मनाने के लिए पहुंचे सरपंच के पास। तो चूंकि अब पति हैं, थोड़ा रौब है उनका, तो पत्नी को थोड़ा सा बटरिंग करनी पड़ती है। तो उसमें मैं बड़े उससे जाती हूँ और उनके पैर वैर दबाते हुए कि गुड्डू के दद्दा वो हम कह रहे थे। तो गुड्डू के दद्दा एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात, बिल्कुल नहीं सुनना। अरे सुनो तो, अरे एक ही तो मोड़ा है अपना है, कहाँ मांग ला उसने, घोड़ी पे चढ़न को तो कह रहा है। अरे अपने जमाने में तो तुम्हारा भी खूब मन रहा होगा, पर तुम अपने मन की तो कर ना पाए, तो कम से कम
अपने बेटे की मन की कर लें दो, मूड़ा का मन की कर लें दो, तो चलो अपन चलें और सरपंच जी से बात करें, शायद वो मान जाएं। तो ये अरे जो वाह। है, और ये बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, जी, वेरी जी। नाइस, बहुत अच्छा। मैं भूपेश जी आपसे भी जानना चाहूँगी कोई ऐसा वाक्या, जी। क्योंकि एक तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सुना मध्य प्रदेश के ही सारे कलाकार जी, अपनी जी, फिल्म में लिया, जी, जी। क्या कारण था? और दूसरा ऐसा क्या वाक्या जो आपको इस फिल्म से बहुत कनेक्ट करता है लोगों के साथ? देखिए, पहले मैं ये बता दूं, मैं करीब 10 साल मुंबई में रहा हूं। मुंबई के बाद मैं जब भोपाल आया तो यहाँ के बहुत सारे कलाकारों से रूबरू हुआ। तब जाके मुझे ये पता चला कि एमपी में ही इतना आर्ट कला है, तो अपने को बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, इस फिल्म में टोटल क्रू 60 लोगों के आसपास रहा होगा टोटल, और 60 के 60 एमपी से बिलोंग करते हैं। एक भी पर्सन यहाँ इसमें भोपाल एमपी से बाहर का नहीं है। और वाक्या अगर मैं जानना चाहूँ, अब वाकया, हाँ अच्छा, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक जैसे सुनीता जी के हस्बैंड का जिन्होंने रोल किया, दीपक राय जी, वो कैरेक्टर में इतना आ चुके थे कि जो जैकी भावसार जिन्होंने गुड्डू का रोल किया है, एक सीन था वहाँ पे कि उनको एक चाटा मारना है बेटे को, गुस्सा होके उन्होंने इतनी ज़ोर से उसे चाटा मारा कि उसको खून निकल आया, और हमारी शूटिंग कम से कम 3 घंटे रुकी रही, एक्सटेंड हुई काफ़ी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग कैरेक्टर में इतने चले गए थे हमारी फिल्म में, और ये अच्छी भी बात है। बट ठीक है, वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से 3 घंटे शूटिंग डिले हुई, बट अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। सुनीता जी, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया, उसके बाद आपको एक फिल्म में ब्रेक मिला। आजकल के जो युवा नए कलाकार हैं, उनको लगता है कि हमें इमीडिएटली एक हम लाइमलाइट में चले जाएं या हमको बहुत सक्सेस मिल जाए। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या सफ़र जो होता है वो शॉर्ट टाइम का होता है, या बहुत हम जो सुनते आए हैं बहुत तराशना पड़ता है, चप्पलें घिसना पड़ती हैं, ऐसा ही होता है क्या? जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसी भी क्षेत्र में लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में लीजिए। यदि कि कोई डॉक्टर है, सर्जन है, वो एक अच्छा सर्जन तभी बनेगा जब उसको एक मानव शरीर की बारीक से बारीक नस, बारीक से बारीक चीज़ों का ज्ञान होगा। और यदि ऊपर से ही देख के उसने ऑपरेशन किया तो पेशेंट जो है वो गया ऊपर। तो इसी तरह अभिनय के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि अभिनय के लिए बहुत छोटे उस पर जल्दी से अपने आप को ये नहीं सोच लेना चाहिए मुझे तो सब आता है। आपको ताउम्र सीखना है आप जिस क्षेत्र के लिए हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत लंबा समय इसमें बिताया, लेकिन मुझे आज भी कोई शर्म नहीं आती अपने किसी भी छोटे आर्टिस्ट से, उम्र में छोटे आर्टिस्ट से, या किसी से भी कुछ पूछने में या जानने में कि ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है, इसको कैसे करना है। हो सकता है कि मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आ रही हो, लेकिन मेरा जो सामने वाला है, भले ही वो मुझसे छोटा है उम्र में, पर वो हो सकता है उसको बेटर बता सके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, युवा जो है आज का, उसे लगता है कि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज हैं, परंपराएं, मैं ये नहीं कहती कि हमारी पुरानी रीति रिवाज परंपराएं जो है वो सभी फॉलो करिए, क्योंकि कुछ ऐसी हैं जो हमारे समाज में मतलब आगे ले जाने में युवा पीढ़ी को या हमारे समाज को या हमारे देश को एक नई दिशा देने में दिक्कत करती हैं। तो उन चीज़ों को आप छोड़िए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, रीति रिवाज, उनसे जुड़ के रहिए। अपनी धरती से, अपनी प्रकृति से, अपने लोगों से, अपनी बोली से, अपने समाज से जुड़ के रहिए। ये आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी और आप आसानी से उस काम को कर सकेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे करी, क्योंकि हमेशा हम जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी से हमको वो लक्ष्य मिल जाए। लेकिन कहा जाता है, अगर मैं स्पेशली कलाकार की बात करती हूँ, तो वो हर दिन सीखता है और हर किसी से सीखता है। अगर वो चीज़ आपने अपना ली है तो आप एक बहुत ही अच्छे कलाकार बन सकते हैं। और इसी के साथ में भूपेश जी, फ्यूचर प्लानिंग, आपकी फिल्म ये तो बहुत लोगों ने पसंद करी, अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई, लेकिन अगर मैं आगे की प्लानिंग की बात करती हूँ तो और क्या? एक्चुअली हम आपको ये बताएं कि इस फिल्म को बनाने से पहले हमने इसका सेकंड पार्ट सोच लिया था। क्योंकि इस फिल्म को हमने एक ऐसी जगह एंड किया है जिसके आगे दर्शकों की और काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो वो आगे की तैयारी हमने शुरू कर दी है। आपको ये बता दूं कि घोड़ी पे होके सवार पार्ट 2 जल्दी आप लोग देखेंगे। क्या कुछ खास
होगा उसमें? देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें तो Reveal रिवील out नहीं 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 करेंगे, कर yes. सकता, लेकिन ये होगा कि आप अच्छा मनोरंजन करेंगे उस फिल्म को देख के। बिल्कुल। जी। सुनीता जी, जैसे कि आपने पहला फिल्म यहाँ पे आपको ब्रेक मिला है, भविष्य में आप क्या सोचते हो अपने आप को, और भी फिल्मों के लिए आप अपने आप को रेडी कर पा रहे हो या कुछ और भी आपने प्लान किया है? बिल्कुल, मुझे एक्टिंग का शौक़, जैसा मैंने बताया आपको, कि हमेशा से रहा है और मुझे हर रोल पसंद है, चैलेंजिंग खासकर कहना चाहिए कि मुझसे आप झगड़ालू महिला का रोल करा लीजिए, मुझसे आप बहुत ज़्यादा एज वाली किसी बहुत ही जर्जर मृत्युशैया पर पड़ी महिला का रोल करा लीजिए, और कॉमेडी कराना कॉमेडी करा लीजिए। मुझे हर तरह के रोल और ख़ासकर जो चैलेंजिंग हो वो मुझे करना अच्छा लगता है और मुझे पसंद है कि मैं करूँ। यदि मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। बिल्कुल। भूपेश जी, जैसे कि आपने घोड़ी पे होके सवार पार्ट 1 हो जाएगा अब वो, तो उसमें आपने प्रदेश के ही सारे कलाकार को चयनित किया था जी। ये अगर मैं दूसरी बात करती हूँ, सेकंड उसकी बात करती हूँ, तो उसमें भी क्या आप मध्य प्रदेश को ही फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। या उसके बाहर जाने का आपने नहीं प्लान नहीं किया? बिल्कुल, सारे ही कलाकार मध्य प्रदेश के ही रहेंगे, उसमें कोई भी बाहर का नहीं है, सारे ही कलाकार मध्य प्रदेश के हैं। और स्टोरी हो चुकी है, स्क्रीन प्ले हो चुका है, जल्दी अप्रैल एंड तक हम शूटिंग उसकी स्टार्ट करने वाले हैं। जी बिल्कुल जी। आप, अगर मैं इस फिल्म को लेकर एक मैसेज मैं चाहूँ कि तमाम दर्शक जो कि लगातार हमारी बातचीत भी सुन रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखी है, नेचुरली वो इतनी सब बातचीत सुनने के बाद में उनके मन में ये ज़रूर भाव आ गए होंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखना है और डेफिनेटली देखना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि अगर मध्य प्रदेश में शूट हुई है, मध्य प्रदेश के कलाकार हैं और दादा साहिब फाल्के अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं टॉप 10 में, तो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमें इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? जी, मेरा मैसेज तो ऐसा है कि हमने एक्चुअली ये फिल्म जो बनाई थी बिल्कुल सिंपल सोच के बनाई थी, ना किसी जाति विशेष को देख के ये बनाई है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ी पे होके सवार फिल्म देखें हमारी, और पार्ट 2 का भी इंतज़ार करिए। बिल्कुल जी। और इसी के साथ में आज की बात में हमारे साथ में घोड़ी पे होके सवार के प्रोड्यूसर भूपेश वर्मा जी हमारे साथ में थे और इसी के साथ में कोई स्टार सुनीता शरण जी थी। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली सेकंड पार्ट के लिए भी दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से आप दोनों को और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में दर्शकों, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, फिट हैं तो हिट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फिट हैं तभी हम सभी कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ में क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में, आइए नज़र डालते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अब हम अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमारे मेरुदंड का सीधा हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद राइट हैंड से अपनी शुरुआत की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। सिर्फ हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग हम अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम को करने के लिए अब हम अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम अपनी क्षमतानुसार सांस को लेंगे। अब अपनी बाईं नासिका को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम दाईं नासिका से अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम अपनी दाईं नासिका से पुनः धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम श्वास लेंगे। हम इसमें शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपनी हम दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर
आपस में रगड़ेंगे और आँखों पर रखेंगे और आँखों पे से हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। इस कपालभाति क्रिया में श्वास लेना अपने आप ही हो जाता है, बस इस क्रिया में हमको श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। ये आवृत्ति हम 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करेंगे। इस क्रिया से वापस आने के लिए हम अपनी श्वास को अब धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सेगमेंट में देखा फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें हम लोगों ने मेडिटेशन, प्राणायाम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और हम सब जानते हैं कि प्राणायाम और मेडिटेशन से हम सबको जुड़ना चाहिए। इसी के साथ में आज जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ख़ास विषय पे बातचीत करने वाले हैं। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में अंधत्व निवारण सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के ऊपर उपलक्ष्य में आज हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर विनीता रामनानी जी से, क्योंकि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और इसी के साथ में जो हम पूरा प्रिवेंशन वीक जो सेलिब्रेट करेंगे उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं मैडम, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और धन्यवाद। इसी के साथ में जैसे कि हमारा 1 अप्रैल, हालांकि आज जो है वो हम लोग पहले से ही इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम से जुड़ें, और जैसे कि अंधत्व निवारण सप्ताह मनाया जाता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों मनाया जाता है, वो आप बताइए। जी बिल्कुल, 1 तारीख से 7 अप्रैल के बीच में एक ये नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम है जो सन 1960 में जवाहरलाल जी द्वारा शुरू किया गया। वो उसके पैट्रन थे और उन्होंने ये जान के ये शुरू किया कि हमें आँखें सुरक्षित रखनी है, और क्योंकि आँखें जो है वो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, न केवल वो देखने में बल्कि हमको सीखने में, समझने में, आगे ज्ञान में या आगे प्रोग्रेस में मदद करती है। तो अगर हम उनकी आँखों की सुरक्षा करेंगे, और जो सुरक्षा है वो प्रिवेंशन से शुरू होती है। प्रिवेंशन यानी बचाव। अगर हम किसी चीज़ का बचाव कर लेंगे तो शायद हम आँखों की रोशनी को खोने से बचा सकते हैं, अंधत्व से लोगों को बचा सकते हैं। और जो अनफॉर्चुनेटली इस विज़न को खो चुके हैं उनके लिए क्या हम बेस्ट सर्विसेज कर सकते हैं, उनके लिए भी इस तरीके का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और पिछले कई सालों से आप सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम ब्लाइंडनेस अवेयरनेस की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो कितने मरीज़ आपको लगता है कि वो गलतियों के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं? मतलब एक होता है कि वो ब्लाइंड हैं लेकिन पहले से ही हैं, लेकिन एक होता है कि वो अपनी गलतियों के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं, तो वो आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज है? ये बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने तपस्या, क्योंकि जो प्रिवेंशन वाला काम है वो हम सब लोग बहुत कम करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं, लेकिन हमको बीमार ना होएं, हमको आंखों में तकलीफ़ नहीं हो, उसके लिए हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसके लिए शायद हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि जब मुझे कोई तकलीफ़ ही नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं। दूसरा ये भी फैक्टर हो सकता है कि अवेयरनेस यानी जागरूकता नहीं है, और इस तरीके के जो आयोजन हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रिवेंशन वाली थीम को आगे बढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि आप बीमार न हो ताकि आपकी किसी भी अंग में, स्पेशली आँखों में नुकसान न हो। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी पहले बहुत ज़्यादा कॉमन होती थी, जो 5 साल के छोटे बच्चों को अंधत्व के का मुख्य कारण हुआ करती थी, क्योंकि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा काली पुतली के ऊपर अल्सर आ जाते हैं और छाले बनने की वजह से उनकी पुतली सफ़ेद हो जाती है। अब अगर आपने 5 साल से छोटे बच्चों को रेगुलर विटामिन ए के ड्रॉप्स दिए, जो बहुत सस्ते और बहुत आसानी से अवेलेबल है, हम उस अंधत्व का प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करने से आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि हम बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं आइज़ को। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है और क्या गलतियां हैं? हम क्यों सोचें कि हम अंधा की तरफ जाएंगे, हमें यही सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम उससे पहले प्रिवेंशन की बात जब हम कर ही रहे हैं, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप देना चाहते हैं, जिनको हम ध्यान रख के, ख्याल रख के अपनी आँखों का बेहतर देखभाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्वस्थ आँखें हैं वो एक स्वस्थ शरीर में ही बसती है। तो अगर आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखा है, चाहे वो डाइट के फॉर्म में कि आपने एक बैलेंस डाइट लिया है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है जिसमें आप समय से सोते हैं, समय से जागते हैं और उसमें आप अपने शरीर को योगा, मेडिटेशन, किसी भी तरीके का एक्सरसाइज या प्राणायाम करते हैं, तो आपने ओवरऑल अपने शरीर को डिजीज़ फ्री रखा है। इस तरीके से आपको मोटापा नहीं होगा, उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अन्य जोड़ों की परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि ये सब फैक्टर्स हैं जो आँखों को भी परेशान कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी अंधत्व का मुख्य कारण है और इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट्स कई गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्पेशली कोविड की वजह से और बदलती दिनचर्या की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, अपनी दिनचर्या को हम उस तरीके से एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं, दिन भर डिजिटल गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में लगे रह रहे हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे खान पान पे, हमारी सोशल लाइफ में और हमारी मूवमेंट में, क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो कई बार गर्दन में प्रॉब्लम हो रही है। और डिजिटल यूज़ के तो अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं इस कोरोना काल में, स्पेशली बच्चों के लिए भी, कि एक्सेसिव डिजिटल यूज़, मोबाइल यूज़ से बहुत सारे लोगों को चश्मा आ गया है और जिन लोगों को चश्मा है वो लगाते भी नहीं हैं। तो इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारी मिस्टेक्स हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं और उसका कई बार हमको हर्जाना देना पड़ता है। मिस्टेक्स शायद बहुत सारे लोग करते हैं और हर्जाना कुछ परसेंटेज लोग देते हैं, इसलिए हमको डर नहीं लगता या हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, निगलेक्ट करते हैं या अवेयर नहीं रहते हैं। आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में, आपने जैसे बोला कि डाइट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे बहुत कनेक्टेड जो बीमारियाँ हो जाती हैं, चाहे अगर हम ब्लड प्रेशर, मोटापे से बात करते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो सब कुछ आपने कनेक्ट यहाँ पे जो किया। डिजिटल की आपने बात करी, लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब डिजिटल पे डिपेंड हो चुके हैं, वो एक हमारे लिए बहुत नेसेसिटी हो गई है। तो ऐसे में अगर हमको यूज़ करना है, जो बहुत आईटी कंपनीज़ में रहते हैं, बहुत एक्सपोजर रहता है डिजिटल का, अब यूज़ तो करना है, तो अब हम उसमें क्या प्रिकॉशंस रह सकते हैं? क्योंकि शायद हम प्रिकॉशन लेके अपने ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं, तो क्या वो मेन आपको लगता है पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2 साल से छोटे बच्चे को मोबाइल बिल्कुल न दें। कुछ माताएं अपने बच्चों को खाना खिलाने में के लिए या उनको बिज़ी रखने के लिए मोबाइल दे देती हैं और ये एक तरीके का एडिक्शन है। मैं ये बोलूँगी तपस्या जी, ये मेरे ख्याल से अल्कोहल और सिगरेट के एडिक्शन से भी बहुत ख़तरनाक एडिक्शन है, जिससे हमको हमारी युवा पीढ़ी को बचाना है। और शुरुआत हम अपने घर से ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को लत माताएं या परिवार वाले ही लगाते हैं। जैसे कि आपने बोला, इस डिजिटल युग में हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। मेरा ये कहना है कि आप प्लीज़ उसका एडिक्शन नहीं पालें, आपको जितना ज़रूरी है आप उतना इस्तेमाल करें। मोबाइल और लैपटॉप की बजाय टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमारी आंखों से काफ़ी दूर रहती हैं और साइज़ बड़ी होने की वजह से आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कम पड़ता है। मोबाइल क्योंकि बहुत हैंडी होता है, इजीली अवेलेबल है, तो कई बार हम बिस्तर में भी अंधेरे कमरे में लेट के किसी भी पोस्चर में इस्तेमाल करते हैं और इतनी अप्रोचेबल होने की वजह से हम घंटों उस मोबाइल पे लगे रहते हैं। स्पेशली हम कुछ सीरियल्स या कुछ मतलब मूवीज़ उसमें देखना चालू कर देते हैं और कंटिन्यूटी में 4-6 घंटे बिना ब्रेक लिए हुए, बिना पलक झपकाए हुए इनको देखते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप बीच बीच में ब्रेक लें,
आँखों को पलक झपकाएं या थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर दें, या जो रूल है 20-20-20 मतलब 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें। थोड़ा बहुत चल फिर लें, उससे आपकी ब्लड वेसल्स में भी ब्लड फ्लो रहेगा, तो आपको हार्ट अटैक की भी संभावनाएं कम हो जाएगी, या वेरिकोज वेन या बाकी जो अन्य शारीरिक बीमारियां डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। आंखों में डिजिटल स्ट्रेन से आजकल इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि शाम तक आते आते युवा चकचौंध होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट, पसीना, डबल डबल दिखना, आंखें चुंधिया जाना, लाइट की चकाचौंध में गाड़ी नहीं चला पाना, और वो सोचते हैं कि ये कोई बहुत सीरियस बीमारी है, जबकि एक छोटी सी बीमारी है जिसमें हमको अपने डिजिटल यूज़ को कम करना है। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आपने इतने सारे पॉइंट्स बताई जिन्हें हमें ध्यान रख के डिजिटल को मिनिमाइज़ करके हम अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। हमने यहाँ पे योगा मेडिटेशन की भी बात करी थी थोड़ी देर पहले। मैम, ये देखा गया है आमतौर पे कि हम योगा मेडिटेशन जो करते हैं, लोगों के बड़े सेंटर्ड पॉइंट रहते हैं कि हमें मोटापा कम करना है इसलिए हमें करना है, या ऐसे ही कुछ रहते हैं। अगर मैं बात करूँ आँखों की एक्सरसाइज, वो शायद हम नहीं करते हैं या फिर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आइज़ की एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो विदाउट एनी यूजिंग एनी गैजेट हम नहीं भी हैं तो भी क्यों ज़रूरी हो, कितना ज़रूरी होता है आँखों की एक्सरसाइज करना? वैसे ये बहुत अच्छा है कि भगवान जी ने जो हमको आइज़ दी है वो हमारे जगने से लेके रात तक कंटिन्यूसली काम करती है और ऊपर नीचे दाएं बाएं कंटिन्यूस देखती रहती है, क्योंकि हमारा जो फील्ड ऑफ विज़न है वो आई का मूवमेंट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। हम बिल्कुल सीधे देख रहे हैं तो हमें कम दिखेगा, अगर हम लेफ़्ट गेज़ राइट गेज़ लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये आई मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चाहें तो अपनी उंगली की नोक से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में आई को मूव करना है, अप डाउन लेफ़्ट राइट। और जिन लोगों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं, जिनको डबल डबल दिखता है या जिनको पढ़ने के बाद स्ट्रेन होता है, वो अपना चश्मे का नंबर ज़रूर चेक कराएं। अपने देश में चश्मे से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि चश्मा पहनने से उसको आदत हो जाएगी, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे। बट आप ये समझिए कि ये हमारी आंखों की ज़रूरत है। अगर आप चश्मा का नंबर है और आप नहीं लगा रहे हैं तो आपके चश्मे के हिस्से का काम आपकी आंखों को करना पड़ेगा और नेचुरली आंखें थक जाएंगी और फिर थकी हुई आंखों में सर दर्द, पानी आना, चुभन और अन्य सारी बीमारियां होगी। और आप हो सकता है कि डॉक्टरों के चक्कर लगाएं और आपको ये ही समझ में ना आए कि चश्मा छोटा सा है पर लगाना नहीं आपको बड़ी पीड़ा दे सकता है। बिल्कुल, मैं दर्शकों से जानना चाहती हूँ, जब भी हम टेस्ट की बात करते हैं, जांचों की बात करते हैं, तो आमतौर पे आजकल हम इतने अवेयर हो गए हैं कि ब्लड की जांच हम करवा लेते हैं, एक चेकअप हम करवा लेते हैं। क्या हम आंखों की जांच करवाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब तक हमें धुंधला नहीं दिखेगा तब तक हम आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतने लंबे अंतराल से प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट के साथ में, आप क्या आपको लगता है कि वो रेशियो जो है कि नॉर्मल सिर्फ आई चेकअप के लिए जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं आज भी कम है? बिल्कुल, ये तो टोटल ही मिसिंग है। कोई भी ऐसा पेशेंट मेरी 25 सालों की प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा कि वो रूटीन चेकअप के लिए आ रहा है। या तो उसकी आंख में जलन चुभन हो रही है, या उसको दिख नहीं रहा है, या कोई ना कोई इशू है। हाँ, धीरे धीरे ये हो रहा है कि मैं बंसल हॉस्पिटल में हूँ तो जो हेल्थ पैकेजेस हैं उसमें आई को इंक्लूड किया गया है। तो जैसा कि आपने बताया कि हम सब लोग ब्लड चेकअप्स तो कराते हैं, तो वो हेल्थ पैकेज में आई इंक्लूड होने से एटलीस्ट ये हो गया है कि 1-2% लोग हैं जो आंखों की जांच करवाते हैं। और उसमें से वेरी सॉरी टू से कुछ 2-4 लोग तो ऐसे निकल ही आते हैं जो बोलते हैं मुझे आंखों में तकलीफ नहीं है, मुझे आंखों की जांच नहीं करानी है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है अपनी आंखों को, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो समय पर पहचान कर सकते हैं। हो सकता है उसके कोई लक्षण ही ना हो, आपको पता ही नहीं चल रहा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी आंखों की रोशनी को कम कर रही है। उसमें से ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसके लिए पूरे विश्व भर में आयोजन किए जाते हैं। अभी हमने मार्च में ही 12 से 18 मार्च को वर्ल्ड ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक मनाया, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। ये सब इसीलिए कि कहीं ना कहीं ये सब आपकी आंखों की रोशनी को कम कर लेगी, और कम ही नहीं शायद हमेशा के लिए कम कर देगी, क्योंकि समय पर जांच और उपचार न होने की वजह से खोई हुई रोशनी हो सकता है कि वापस ना आए। इसलिए रूटीन चेकअप, न कि
यंग लोगों का, बच्चों का भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि जब बच्चा आपका प्री वर्बल एज में आ जाए, जब वो नर्सरी स्कूल में जा रहा है, जब वो कुछ बोलना शुरू करता है, उस समय होना चाहिए। जब वो प्रॉपर स्कूल के समय जाता है तब भी होना चाहिए। और उसके बाद हर 2 साल में एक बार, जब तक कि आप एडल्ट नहीं हो जाते हैं और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं, आफ्टर 50 ईयर्स आपको एवरी ईयर आंखों की चेकअप कराना चाहिए। और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हैं जो आंखों को कमज़ोर कर सकती है। कई बार हम दोनों आंखें खोल के देखते हैं तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारी एक आंख नहीं देख रही है या कम देख रही है। इसलिए स्पेशली बच्चों में रूटीन आई चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करते हैं और हमारे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हमारी आँखों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन उसको दिख नहीं रहा है, इसलिए वो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आई चेकअप का बहुत ज़्यादा योगदान है आपकी ओवरऑल मेंटल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए। ये आपने एक जो बात यहाँ पे बोली है कि कई बार हमारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता होता है क्लास में और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो ज़्यादा लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। और कई बार परफॉर्मेंस जब कम होती है तो हम उसको बोलते हैं कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे, लेकिन शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। हम उसकी आँखों की तरफ नज़र उठा के देखते ही नहीं है कि शायद उसको ज़रूरत है आँखों के चेकअप की। यहाँ आपने बहुत अच्छी बात जो निकल के आई, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इसी में ही परेशान रहते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस गिर गया, लेकिन शायद जो एक रूट होता है, कॉज, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे कि हम 1 से 7 तारीख तक ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट करेंगे, तो क्या क्या गतिविधियां हैं जो होती हैं, आप लोग जो एज अ आई स्पेशलिस्ट आप लोग करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, हम उन गतिविधियों के बारे में भी जानना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जन जागरूकता, और जन जागरूकता के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके जैसा दूरदर्शन हो, दूसरे टीवी चैनल्स हैं, रेडियोज़ हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में जाके बच्चों को, स्पेशली स्कूल कॉलेजेस में जाके व्याख्यान देने से, या फिर छोटे ग्रुप्स में 1-to-1 डिस्कशन से कि आपको आंखों से जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली मैं जैसे जाती हूँ तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाती हूँ जहाँ पे डिजिटल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उन सबको बताती हूँ कि आपको पोस्चर कैसे रखना है, इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, आपकी जो स्क्रीन की हाइट है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरीके के फ़िल्टर्स इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो हम प्रिवेंशन के लेवल पे काम करेंगे, जो गांव में काजल लगाने से शुरू होती है, क्योंकि ये एक प्रथा है कि बच्चे को बहुत सारा काजल लगा दिया जाता है। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको हमें दूर करना है। एक लंबा अरसा लगेगा इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलने में। कुछ लोग घी डाल देते हैं आँख में, कुछ लोग दूध डाल देते हैं और कई तरीके के आयोजन्स करते हैं और इस तरीके की भ्रांतियों में चले जाते हैं कि ये ड्रॉप डालने से रोशनी वापस आ जाएगी, ये ड्रॉप डालने से मोतियाबिंदु नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है, मोतियाबिंदु एक नॉर्मल एजिंग है, ये आपके सफ़ेद बालों जैसा है। बुढ़ापे में जैसे बाल सफ़ेद होंगे, आपका लेंस भी धुंधला होगा और आप डॉक्टर के पास आइए ना, डॉक्टर आपका वो लेंस बदल के आपको नया लेंस लगा देगा। तो आप भ्रांतियों में मत पड़िए, अपनी आंखों की समय रहते जांच कराइए। और हमारा जो सिंगल पॉइंट मोटो रहेगा, रेगुलर आई टेस्ट, रेगुलर आई टेस्ट, रेगुलर आई टेस्ट। समय पर जांच और उपचार आपको डेफिनेटली अंधत्व से बचा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आंखों की प्रॉब्लम है और उसमें से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टोटली ब्लाइंड हैं। वो बेचारे अपना डेली रूटीन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये ब्लाइंडनेस के प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस करना है और उसमें आपका कार्यक्रम एक अहम भूमिका निभाएगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है। एक मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम भ्रांतियों की बात कर ही रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों में काजल लगा देना। कई बार मैं देखती हूँ घर में लोग शहद का भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि वो पुराने काजल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेंसेज जो होते हैं रेगुलर यूज़ करते हैं। तो क्या ये सारी भी चीज़ें हैं जो ब्लाइंडनेस की तरफ हमें धकेल सकती हैं? बिल्कुल, आंखों के ब्लाइंडनेस के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आपकी कॉर्निया यानी काली पुतली जो हम सबको दिख रही है। अगर वो
इंजरी की वजह से या ड्राइनेस की वजह से या विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और जैसा आपने बोला कि काजल का इस्तेमाल किया या कोई ऐसी चीज़ जो हमें आँख में नहीं डालनी चाहिए, शहद या कोई भी इन्फेक्टेड वाटर, तो हमारी ये कानली पुतली के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, अल्सर बन के वो संक्रमित हो जाती है और संक्रमण की वजह से हम अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जो दूसरा लेवल होता है वो होता है लेंस का लेवल, कि आपके लेंस पे उम्र, डायबिटीज़, स्मोकिंग या फिर चोट की वजह से या कुछ शारीरिक बीमारियों की वजह से मोतियाबिंदु आया, जिसको हमने निकाल दिया ऑपरेशन करके। और जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट जगह होती है जिसकी वजह से हमको आंखों में देखने की रोशनी कम होती है, वो होती है पर्दा, यानी देखने वाली नस और रेटिना, ऑप्टिक नर्व और रेटिना, जो बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करती है। तो कुछ ब्रेन ट्यूमर्स हैं, कुछ ब्रेन की ऐसी परेशानियां हैं जो आपकी ऑप्टिक नर्व को कमज़ोर कर देती है। ग्लोकोमा नामक बीमारी है जो आपकी ऑप्टिक नर्व को कमज़ोर कर देती है। तो ऐसी सारी बीमारियों को हमको कंट्रोल में लाके और फिर आंखों का बचाव करना है। तो इसलिए भ्रांतियों में न पड़ें, रेगुलर आई टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे जैसे कि हम आज के जो कार्यक्रम में हमने बात करी थी ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक को लेके, जो कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया जाएगा और जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि हम ब्लाइंडनेस से लोगों को बचा सकें। और दूसरा उसके लिए जो सबसे खास अहम बात ये होगी कि हमें रेगुलर चेकअप करवाना है, जो हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना है, कि हमें हर साल या हर 6 महीने में जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर विजिट करें, ऑल्दो हमारी आंखें स्वस्थ हैं तब भी। इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर विनीता रामनानी जी, आई स्पेशलिस्ट हैं, वरिष्ठ हैं यहाँ पे नेत्र रोग विशेषज्ञ भोपाल में। आप यहाँ पे समय निकाल कर आए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के नमस्कार एमपी में तो हमने आपको कई सारे सेगमेंट दिखाए थे, जिसमें हमने घोड़ी पे होके सवार के प्रोड्यूसर और उनकी को स्टार से मुलाकात करवाई और इसी के साथ में हम लोग ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक जो आने वाला है उस पर भी हमने बातचीत की थी। इसी के साथ में आज का कार्यक्रम बस इतना ही। एक बार मैं फिर से आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।